हेलो गाइस, कैम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डियर फ्रेंड्स, यदि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें, नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्लियर है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड केमिस्ट्री। इस चैप्टर के लिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास। लगभग इसका जो बेसिक्स है वो हमने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस में स्टडी कर लिया है। इसके आगे हम इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कुछ डिवाइसेस के बारे में फ्रेंड्स स्टडी करेंगे। पूरा के पूरा चैप्टर दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शंस पर बेस्ड है। क्लियर है नहीं है? ये पूरे चैप्टर में कोई भी आप डिवाइस, कोई भी आप सेटअप स्टडी करोगे तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस प्रोसीड होगा। क्लियर है नहीं है? जिसमें यू विल फाइंड आउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यू विल फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर है नहीं है? ये थ्रू आउट द चैप्टर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अराउंड ही मूवमेंट में रहेंगे। क्लियर है नहीं है? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू ही हम किसी भी डिवाइस का, उसका फंक्शंस, उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, मैं चैप्टर के बारे में आज आपको इंट्रो करा दूं तो चैप्टर हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। नहीं है दोस्तों? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों का इंटर कन्वर्जन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। क्लियर है नहीं है? ये एक तो वो प्रोसीजर होता है दोस्तों, एक वो डिवाइस होती है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और एक दूसरा डिवाइस होता है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही हम इंटर कन्वर्जन स्टडी करते हैं दोस्तों। क्लियर है नहीं है? ये जो इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का दोस्तों, ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू होता है। क्लियर है नहीं है? तो हम रिडॉक्स रिएक्शंस को भी इन डिवाइसेस के लिए स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को का जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर करवा देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम चैप्टर को ब्रॉडली क्लासीफाई करें दोस्तों तो ये दो पार्ट में डिवीज़न हो जाता है इसका। एक तो रहता है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा डिवाइस आ जाता है इसमें इलेक्ट्रोलैटिक सेल। इलेक्ट्रोलैटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है फ्रेंड्स? जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी इसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें ये क्या काम करता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी से क्या बनाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या रहता है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स। दूसरा रहता है हमारा इलेक्ट्रोलैटिक सेल। ये फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी या केमिकल चेंजेस में। क्लियर है नहीं है ये? या इस डिवाइस में हम क्या करते हैं, करंट पास कराएंगे तो केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर है नहीं है? केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द सेल। ओके, तो उस सेल को, उस डिवाइस को हम क्या नाम देंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोलैटिक सेल। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या रहता है? जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रोलैटिक सेल क्या रहेगा दोस्तों? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से चैप्टर को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम जो स्टडी करेंगे दोस्तों वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। दूसरा हमारा नेक्स्ट रहेगा इलेक्ट्रोलैटिक सेल। इसके अलावा इसमें अगर हम वैसे दूसरे तरीके से इस चैप्टर को डिवाइड करें तो मैं अपने तरीके से दोस्तों चैप्टर को 4 पार्ट में, 4 पोर्शन में डिवाइड करके चलता हूँ। क्लियर है नहीं है? ये 2 पोर्शन तो यही हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलैटिक सेल।
क्लियर है नहीं है। ये मेजर पोर्शन जो रहता है दोस्तों इस चैप्टर का, सबसे जो मेजर पोर्शन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसको भी मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और आ जाते हैं दो आपके, जैसे फर्स्ट हमारा हो गया दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अलावा इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन रहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी। ठीक है दोस्तों, तीसरा पोर्शन आ जाता है दोस्तों इस चैप्टर का ही आपका सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेलों के बारे में, सिंपली कह देते हैं बैटरीज के बारे में। क्लियर है नहीं है ये, चार्जेबल और नॉन चार्जेबल बैटरीज के बारे में स्टडी। हो गए फ्रेंड्स, तो दो तो हमारे ये हो जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तीसरा पोर्शन हो जाता है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और फोर्थ पोर्शन हो जाता है बैटरीज। बैटरीज भी अपने आप में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस तरह से देखें इसको तो वो हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके चलते हैं। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। चैप्टर से 3 नंबर का कोई भी आपका किसी भी डिवाइस के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछा जाता है, उसमें इन्वॉल्व रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों 2 नंबर में या 3 नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम में ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल के लिहाज से अगर हम देखें तो दोस्तों इसमें 2 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से कंपटीशन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी बात कर रहा हूँ और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट पोर्शन है दोस्तों नरस्ट इक्वेशन इस चैप्टर का, जहाँ से ईएमएफ कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स आता है। और दूसरा पोर्शन है दोस्तों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, वहाँ से भी आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो 2 मेजर पोर्शन है इसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड। एक और आ जाता है फ्रेंड्स इसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशंस, तो वो चीज़ भी यहाँ से निकल के आती है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, अगर आप 11th पास आउट हैं तो आप 11th में इसको क्लियर करके आए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडॉक्स रिएक्शंस का मोस्ट कॉमन पोर्शन है। क्लियर है नहीं है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फ्रेंड्स, यदि हम इसके डिवाइस के डेफिनेशंस की बात करें तो क्या रहता है दोस्तों, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल रहता है, ए डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। क्या रहता है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं इस तरह की डिवाइसेस में, उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा इसके लिए प्रिंसिपल हो गया दोस्तों, ए डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, यानी दोस्तों केमिकल एनर्जी दोस्तों कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है फ्रेंड्स, ये इसका प्रिंसिपल हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की, तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लिए बहुत सिंपल है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वही आपका उसी तरह से आप इसका कंस्ट्रक्शन करते चले जाइए। क्लियर है नहीं है। कंस्ट्रक्शन की बात करें फ्रेंड्स, इट कंटेन 2 कंटेनर, 2 इंसुलेटिंग मटेरियल से बने हुए इसमें कंटेनर होते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं है ये, इस तरह से 2 कंटेनर रहते हैं दोस्तों। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ZnCuSO4 सेल लें तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं दोस्तों। इसमें हमारा क्या रहेगा, 1 बीकर फिल विद 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। एक बीकर में हम ZnSO4 लिया है, दूसरे बीकर में 1 मोलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ले लिया है फ्रेंड्स हमने। ओके, और दोनों जो बीकर्स हैं
उसमें हमने मेटालिक रॉड डाल दिए हैं इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड। ए जिंक रॉड फ्रेंड्स डिप इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ए कॉपर रॉड डिप इन फ्रेंड्स CuSO4 सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज़। दीज रॉड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ये रॉड्स किसका काम करती हैं? इलेक्ट्रोड्स का काम करती हैं जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप हों। ओके, जब ये रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में डिप हों। जैसे ये जिंक का रॉड है फ्रेंड्स, किसका रॉड है? जिंक रॉड है भैया। तो जिंक रॉड इलेक्ट्रोड का काम करेगी जब ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी। कॉपर का रॉड है, इलेक्ट्रोड का काम करेगी जब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। क्लियर है नहीं है ये? दीज टू रॉड कनेक्टेड विद एमीटर थ्रू कंडक्टिंग वायर फ्रेंड्स। कंडक्टिंग वायर की हेल्प से इसको एमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है नहीं है ये? आफ्टर दैट द टू बीकर, ये दोनों जो बीकर होते हैं कनेक्टेड विद इन्वर्टेड यू ट्यूब दैट इज कॉल्ड फ्रेंड्स साल्ट ब्रिज। एक उल्टे यू आकार का ट्यूब होता है जिसकी हेल्प से दोनों बीकर को कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड साल्ट ब्रिज जो रहता है फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लाइक एज KCl, K2SO4, अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है नहीं है ये? तो इस तरह के सॉल्यूशंस इसमें एगार एगार या जिलेटिन की फॉर्म में भरे हुए रहते हैं। ओके, इसके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कंस्ट्रक्शन के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 बीकर, 1 beaker filled with 1 molar solution of zinc sulfate, another beaker filled with 1 molar solution of copper sulfate, a zinc rod dipped in ZnSO4 solution, copper rod dipped in CuSO4 solution, 2 rod in the electrolyte act as electrode and are connected with ammeter। ठीक है, एमीटर का यूज़ क्यों करते हैं? फॉर द इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ताकि हमें इलेक्ट्रिक करंट का इंडिकेशन मिले। जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, की को आप ऑन करोगे, ठीक है, की को क्लोज करेंगे तो एमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा। दिस इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्टार्ट। क्लियर है नहीं है ये? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंडिकेशन रहता है एमीटर आपका। इसके अलावा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इन्वर्टेड यू ट्यूब दैट इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज हम यूज़ करेंगे इसमें। साल्ट ब्रिज क्लियर है नहीं है ये? जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल रहते हैं। ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है इस सेल के लिए। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। एमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन, एमीटर का निडल डिफ्लेक्शन दिखा देता है। दिस इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन स्टार्ट। क्लियर है नहीं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर से किधर होगा दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे दोस्तों जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? Zn से कॉपर की तरफ। और नेक्स्ट यदि हम करंट की बात करें दोस्तों, तो करंट फ्लो होगा आपका कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नहीं है? नेक्स्ट आ जाता है इसमें ऑब्जर्वेशंस की। अगर हम बात करें कि क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, मेन चीज़ ये कंस्ट्रक्शन हो गया दोस्तों। क्लियर है नहीं है? ये वर्किंग हो गया। जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया, एमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया। दिस इंडिकेट दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट। क्लियर है नहीं है ये? यहाँ तक हमारा क्लियर है काम। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे ही करंट का फ्लो शुरू हो गया है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से केमिकल चेंजेस इसमें प्रोसीड होंगे। तो सबसे पहले हम जिंक इलेक्ट्रोड पर देखते हैं कि Zn जो रहता है इसका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। जिंक लूजेज इट्स वेट ग्रेजुअली, इस तरह से। यानी ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों? Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, जिंक इसमें कंज्यूम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और दोस्तों जो कॉपर आयन होते हैं
Cu2 पॉजिटिव आयन किधर, कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर है नहीं है ये, Cu2 पॉजिटिव आयन कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट होंगे इस तरह से। ओके, जहाँ पर जिंक के लिए कंज्यूम हो रहा है, ये देखिए Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, सॉलिड में, सॉलिड जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। कब, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, जिंक के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होगा दोस्तों, ये एनोड टर्मिनल पे। क्लियर है नहीं है ये, तो जिंक के लिए क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड टर्मिनल पे रहेगा। कैथोड के लिए बात करें, कॉपर के लिए क्या रहेगा आपका, कैथोड। यहाँ पर देखिए समझ के चलना, Cu2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है फ्रेंड्स। ये क्या करेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं Cu2 पॉजिटिव आयन रॉड के थ्रू इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इसने, किस में कन्वर्ट हो गया, ये Cu सॉलिडिफाई हो गया और इलेक्ट्रोड के ऊपर अट्रैक्ट हो गया, चिपक गया। क्लियर है नहीं है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है आपका, प्रोसेस रिडक्शन। क्लियर है नहीं है ये, यानी जिंक रॉड का Zn2 पॉजिटिव आयन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, टर्मिनल रहेगा एनोड। ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं हम। Cu2 पॉजिटिव का Cu में क्या होगा फ्रेंड्स, Cu2 पॉजिटिव का Cu में क्या होगा, रिडक्शन, टर्मिनल कौन सा रहेगा आपका, कैथोड। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या होगा इधर, रिडक्शन। समझ आया फ्रेंड्स, तो ये ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं इसके। करंट का फ्लो हो गया, करंट का फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रेंड्स आपके जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर हुआ आपका, एक बार समझ लीजिए। तो ये वर्किंग हो गया इसका, ऑब्जर्वेशंस हो गए इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और आ जाती है आगे समझने के लिए कि जिस इलेक्ट्रोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एनोड हाफ सेल। ये हाफ सेल है, अकेला कंटेनर जो रहेगा हाफ। ठीक है, एक जिंक का बीकर है जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एनोड हाफ सेल, या इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऐसे ही कैथोड वाले टर्मिनल के लिए क्या आ जाता है हमारा, कैथोड हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल बोल देते हैं। क्लियर है नहीं ये, कैथोड हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल। यदि सिंबल्स की बात करें दोस्तों, तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करके चलेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑब्जर्वेशंस के साथ। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको साल्ट ब्रिज का और फंक्शन समझाने की कोशिश करेंगे कि साल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या फंक्शन होता है, यूज़ क्या होता है। नहीं है, साल्ट ब्रिज जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसके लिए हमें एक तो अर्थिंग के लिए और दूसरा एक करंट कैरिंग वायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ उस तरह से ही साल्ट ब्रिज किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। क्लियर है नहीं है ये। दूसरा जो मेजर इसका फंक्शन है, सबसे मेन जो फंक्शन होता है दोस्तों साल्ट ब्रिज का, वो है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल। किस तरह से समझ के चलेंगे, फोकस यहाँ रखेंगे। देखिए जिंक का जो इलेक्ट्रोड है फ्रेंड्स, जिंक रॉड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। अब यहाँ देखिए हमने लिया था यहाँ पर 1 मोलर जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में हमारे पास आयन थे Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। इसमें कौन से आयन थे दोस्तों हमारे लिए, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन थे। क्लियर है नहीं है ये, 1 मोल Zn2 पॉजिटिव था और 1 मोल ही सल्फेट आयन था। लेकिन जैसे ही सर्किट ने या सेल ने वर्किंग स्टार्ट किया तो Zn2 पॉजिटिव आयन की संख्या काउंटिंग बढ़नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि रॉड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंसंट्रेशन जो रहेगा फ्रेंड्स Zn2 पॉजिटिव का ZnSO4 सॉल्यूशन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है नहीं है ये। इसी तरह से अनदर हाफ सेल में हम देखें, इसमें कौन से आयन रहेंगे फ्रेंड्स हमारे, इसमें आयन रहेंगे हमारे Cu2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। क्लियर है नहीं है ये। जब Cu2 पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अट्रैक्ट होंगे तो उस केस में कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव आयन का इस हाफ सेल में क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज।
डिक्रीज होगा। क्लियर है नहीं है ये? तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन CuSO4 सॉल्यूशन डिक्रीज। ओके फ्रेंड्स, तो कंसंट्रेशन इधर Zn2 पॉजिटिव आयन के लिए बढ़ रहा है, इधर Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव के लिए कम हो रहा है। उससे क्या होगा? चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रल नहीं रहेगा। न्यूट्रल नहीं रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा, सर्किट काम करना बंद कर देगा, सर्किट काम करना बंद कर देगा। जैसे ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड दोस्तों यहाँ देखिए, समझ के चलना, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट ही नेगेटिव चार्ज है। क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हमारा न्यूट्रल। अब यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, Zn2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई? अनबैलेंस हो गई। क्लियर है नहीं है ये? इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुकते ही सर्किट या सेल आपका काम करना बंद कर देगा। अब साल्ट ब्रिज क्या करता है फ्रेंड्स? साल्ट ब्रिज का काम होता है, कैटायन की संख्या बढ़ रही है ना, तो साल्ट ब्रिज उतनी ही अमाउंट में क्या प्रोवाइड कराएगा? एनायन प्रोवाइड कराएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन प्रोवाइड कराएगा। KCl में K पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो यहाँ से तो Zn2 पॉजिटिव आयन आ रहा है, साल्ट ब्रिज क्या देगा? Cl नेगेटिव आयन देगा। क्लियर है नहीं है ये? और एक Zn2 पॉजिटिव आयन है, एक जिंक का कैटायन है, वो 2 क्लोरीन के एनायन से न्यूट्रल होगा। याद रखना, कितने क्लोरीन उसको न्यूट्रलाइज करेंगे? 2 मोल क्लोरीन, 1 मोल Zn2 पॉजिटिव के लिए, तो ये क्लोरीन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है? एक चीज़ और याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये Zn और क्लोरीन ZnCl2 बना दे, नहीं, ये जो साल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट रहता है ये इस कंटेनर में अनरिएक्टिव रहता है। क्लियर है नहीं है? ये केवल चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन इसमें प्रोसीड होगी, नो। ओके, सेम केस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। इस केस में भी क्या रहेगा आपका? कॉपर के आयन कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट हो रहे हैं, तो कैटायन की संख्या क्या हो रही है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट में कम हो रही है, तो साल्ट ब्रिज दोस्तों क्या प्रोवाइड कराएगा? कैटायन यानी K पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है नहीं है ये? यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव है, तो एक मोल Cu2 पॉजिटिव जब रॉड के ऊपर डिपोजिट होगा तो साल्ट ब्रिज 2 मोल निकालेगा, क्योंकि इसके ऊपर भाई 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। पोटेशियम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा। क्लियर है नहीं है ये? तो प्रत्येक 1 मोल Cu2 पॉजिटिव के लिए के एवज में ये कितना निकालेगा दोस्तों? 2 यूनिट पोटेशियम, 2 यूनिट K पॉजिटिव आयन निकालेगा। ठीक है, जिससे क्या रहेगा? इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैटायन और एनायन का जो चार्ज है वो न्यूट्रल रहेगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इस तरह से ये हमारा साल्ट ब्रिज के लिए फंक्शंस आ जाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों?